Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखो, अभी तक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से एक भी क्वेश्चन हमें नहीं देखे गए हैं गेट में, पर अगर आता भी है गेट में क्वेश्चंस तो ये फॉर्मूला बेस्ड आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी टॉपिक है ये, और अभी तक एक भी बार पूछा नहीं गया। तो आने वाले गेट एग्जाम में अगर आता भी है तो बहुत ही बेसिक लेवल का ही आएगा। तो हम बेसिक सरफेस लेवल की ही बातें करेंगे जो इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैं कोरिलेशन को समझाता हूं कि कोरिलेशन आखिर है क्या। जैसा कि नाम है कोरिलेशन, कोरिलेशन। सो व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। तो देखो, रैंडम वेरिएबल्स आखिर है क्या? रैंडम वेरिएबल्स कुछ नहीं, बल्कि अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को किसमें रियल एक्सिस में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है। तो अगर हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं और वो समहाउ रिलेटेड हैं, अगर वो दोनों रैंडम वेरिएबल्स रिलेटेड हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उनके बीच क्या है? कोरिलेशन है, ठीक है। तो इट इज कोरिलेशन, इट इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। अब कैसे पता चलेगा कि उन लोगों के बीच रिलेशन है? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल सपोज लिखता हूं x एंड y, तो ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y क्या हो गया? मेरे पास टू रैंडम वेरिएबल्स आ गया है। अब अगर मान लो कि मैं कुछ चेंजेस करता हूं रैंडम वेरिएबल x में, तो अगर मुझे कुछ अलग चेंजेस y में देखने को मिलते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं x में चेंजेस कर रहा हूं तो उसके कारण y में चेंजेस आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? कोरिलेशन इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। और कैसे पता चलेगा कि रिलेशन है? कि अगर एक में चेंजेस करता हूं तो हमें दूसरे में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जैसे कि बात अगर चेंजेस की हो रही है तो चेंजेस कितने टाइप के पॉसिबल है? ऐसा चेंज पॉसिबल है कि अगर मैं x की वैल्यूज में, x में अगर कुछ इंक्रीमेंट करता हूं तो अगर y में भी इंक्रीमेंट करने मिलता है, ऐसा हो सकता है। या अगर x में डिक्रीमेंट करता हूं तो y में भी डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो ये केस पॉसिबल है, या तो दूसरा केस क्या पॉसिबल होगा कि अगर x में कुछ इंक्रीज करता हूं तो y में डिक्रीज होगा, और x में डिक्रीज करता हूं तो y में इंक्रीज होगा। मतलब कि पहला केस में किसके बारे में बात किया कि अगर इन दोनों रिलेटेड हैं और x में चेंजेस करने के कारण सेम चेंजेस देखने को मिल रहा है y में, तो एक केस हुआ। दूसरा केस क्या कि अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं x में तो यहां पे अपोजिट मेरे को चेंजेस दिखने मिल रहा है y में। तो यही दो चेंजेस के डिफरेंस के बीच में मैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करता हूं। तो ये देखो, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का रैंडम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को कोरिलेशन बोलेंगे। अब कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं? तो टू टाइप्स के। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। राइट? सो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि क्या? इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, देन वी एनकाउंटर इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली ऑन द रैंडम वेरिएबल y। मतलब कि क्या? चेंजेस इन बोथ द रैंडम वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन में चेंजेस इन बोथ द रैंडम वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बात करूं तो मैं इसमें क्या बोलूंगा? चेंजेस इन बोथ द रैंडम वेरिएबल्स आर इन अपोजिट और इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कि क्या? अगर मैं यहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो ये दो टाइप के कोरिलेशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। कोरिलेशन का आइडिया हो गया, कितने टाइप्स होते हैं कोरिलेशन का वो भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब अगर देखो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? प्लॉट करता हूं। यहां पे मैं कुछ प्लॉट करता हूं।
राइट। तो देखो अगर मैं कोरिलेशन की बात कर रहा हूं तो कोरिलेशन कैसे दिखते हैं ग्राफिकली वो दिखाता हूं। एक ये ठीक है, तो ये क्या हो गया वाई एक्स कैपिटल एक्स, ठीक है। तो मैं ग्राफिकली डिनोट कर रहा हूं कोरिलेशन को। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा है, ये है मेरा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन। और ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे ही ये नेगेटिव कोरिलेशन, और ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये तो मैं क्या किया, x और y दोनों रैंडम वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मैं ग्राफिकली डिनोट कर रहा हूं। रिलेशनशिप को ग्राफिकली डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब कि क्या, कोरिलेशन को ग्राफिकली डिनोट कर रहा हूं। अब देखो पिछले ही चैप्टर में जब हमने स्क्यूनेस की बात की थी, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की थी, तो वहां पे एक टर्म आया था स्क्यूनेस कोफिशिएंट, ठीक है। वैसे ही क्या आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था डिविएशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसीज स्पेशली मीन। तो अब अगर मेरे को यहां पे रिलेशनशिप मेजर कर रहा है तो एक टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा जो ये रिलेशनशिप को मेजर कर पाए। तो उसी के लिए मैं एक टर्म यहां पे लिखा हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको मैं डिनोट करूंगा आर से, ठीक है। तो ये कैसा है, जैसे कि स्क्यूनेस कोफिशिएंट जो था हमारा वो क्या करता था, ये स्क्यूनेस कोफिशिएंट हमारा मेजर करता था लैक ऑफ सिमेट्री को, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर करता था कि कितना डिस्पर्शन या डिविएशन हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी से स्पेशली मीन से। वैसे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होगा वो मेजर करेगा कि कितना कोरिलेशन है दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। तो अब यहां पे पहली बात ये कि अगर ये आर है तो इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ कुछ वैल्यूज आएंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में आर इज इक्वल टू 1 होता है, और नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के केस में आर इज इक्वल टू -1 होता है, आर इज इक्वल टू -1 होता है। और यहां पे आर इज ग्रेटर देन 0 होता है और आर इज लेस देन 0 होता है नेगेटिव कोरिलेशन के केस में, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या किया, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का भी आपको कुछ कुछ वैल्यूज दिखा दिया। तो अगर मैं ओवरऑल लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उसका जो वैल्यूज होगा ना, आर विल बी इन बिटवीन -1 to +1, ठीक है। ये होगा आर की वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं लिख सकता हूं आर बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज आर बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। क्लोज्ड ब्रैकेट है मतलब कि -1 और 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर एंड r इज इक्वल टू 0 है, अगर r की वैल्यू 0 है, देखो बाकी r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का केस बता दिया, पर अगर r की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो इसका मतलब कि क्या, नो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है x रैंडम वेरिएबल x और y के बीच में, ठीक है। तो हमको कोरिलेशन का आइडिया हुआ, कोरिलेशन कोफिशिएंट का थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज कहां से कहां वेरी करती है, -1 से 1 तक के बीच में, इससे ज्यादा ये कम नहीं होगी,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी जब हम करेंगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, पहले देख के कि कोई भी ऑप्शंस अगर हमारे -1 से कम या 1 से ज्यादा हुआ तो उसको पहले एलिमिनेट कर देना है कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट तो की वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो ये कोरिलेशन चैप्टर में हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के। तो अगर मैं बेसिक एक फॉर्मूला दूं कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो ये क्या हो सकता है, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। और आपको क्या पता है कि कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज नथिंग बट ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है। और कोवेरियंस क्या होता है, ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स ई वाई इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में कोवेरियंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में कोवेरियंस इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ई एक्स वाई जो है हमारा ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये 0 हुआ तो ये वाला टर्म 0 हुआ, मतलब कि r की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब कि क्या, नो कोरिलेशन। तो यहां से भी हमको पता चल रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके रैंडम वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये बेसिक फॉर्मूला था, इसका यूसेज ज्यादा नहीं होता है। हमको दो मेन फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। तो मैं उन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करता हूं, कैसे उसमें से उनका में हमको फॉर्मूला ही बात करना है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वही डिस्कस करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, कोरिलेशन का डेफिनेशन का आइडिया हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। टू रैंडम वेरिएबल्स को किससे डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से। कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। अगर 0 हो गए तो नो कोरिलेशन। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका यूसेज ज्यादा नहीं होगा, पर हमको यहां से ये पता चला कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कोवेरियंस 0 होता है तो वैसे ही r की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब कि नो कोरिलेशन। और ये क्या मैंने ग्राफिकली डिनोट कर दिया कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, और वहां पे करस्पॉन्डिंगली कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी वहां पे डिनोट कर ली। तो ये सब आप नोट कर लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कोरिलेशन कोफिशिएंट के दो मेथड्स, जिससे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो पहला मैं मेथड लिख रहा हूं यहां पे, फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो आएगी आपकी, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिखता हूं, समेशन ऑफ xi स्मॉल yi अपॉन अंडर रूट, ठीक है, समेशन ऑफ xi yi का स्क्वायर। समेशन ऑफ yi का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे x देखो, रैंडम वेरिएबल्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, x और y से। तो रैंडम वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज आएगी वो कैपिटल x और कैपिटल Y से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पे स्मॉल x और स्मॉल y क्या है, स्मॉल x है आपका xi इज नथिंग बट कैपिटल रैंडम वेरिएबल का x माइनस म्यू x, yi स्मॉल yi इज इक्वल टू कैपिटल yi म्यू y, वेयर म्यू x एंड म्यू y क्या है, आर मीन्स of random variables x and y, means of x and y। तो अगर रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है समथिंग, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। फिर दूसरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ है समथिंग, समझ लो 10 11 12, तो उनकी मीन निकालूंगा। फिर दोनों का मीन जब निकालूंगा, फिर उसके बाद
पर्टिकुलरली उस करस्पॉन्डिंग एक एक रैंडम वेरिएबल को कंसिडर करके मैं माइनस करूंगा और फिर मेरे पास स्मॉल xi आते जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही yi आएगा, फिर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन करूंगा, फिर नीचे में क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करके समेशन करूंगा, फिर इनटू स्क्वायर करके समेशन करूंगा और अंडर रूट ले लूंगा। तो अभी तक इसका फॉर्मूला देखा नहीं गया है, मतलब गेट में अभी तक ऐसा आया नहीं है, पर फिर भी अगर आता है तो बेसिक सा फॉर्मूला है। और देखो जैसा देख के पता चल रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया जाएगा क्योंकि आपके वर्चुअल कैलकुलेटर में जो सॉल्व हो पाए। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में हम सॉल्व ना कर पाए। तो यहां पे अगर आता भी है तो बहुत ही इजी आने वाला है। तो सेकेंड थिंग की मैं बात करने वाला हूं, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं कोरिलेशन कोफिशिएंट का। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक्स। तो मैं क्या करता हूं आपको कि एक मेथड से, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड से आपको एक कोरिलेशन कोफिशिएंट को एक बार निकाल के दिखाता हूं, फिर आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व करके देखेंगे एक बार ट्राई करके। ठीक है, तो मैं यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे कुछ भी एक वैल्यू लेता हूं, यहां पे x, ये y। ठीक है, तो यहां पे दो रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं मैं, राइट। तो पहले मैं लेता हूं मैं 1 5 3 2 8। ठीक है, कुछ वैल्यूज ले लिया, रैंडम वेरिएबल की। तो मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट वैल्यूज ले रहा हूं यहां पे 4 3 4 9 10 6। यहां पे दूसरी वैल्यूज ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इन रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनमें मैं रैंक असाइन करूंगा। तो रैंक कैसे असाइन करने वाला हूं, रैंक असाइन करने के लिए अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल को कंसीडर करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी उसको मैं हायर वेटेज दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 2, इसकी वैल्यू क्या 3, और इसकी वैल्यू 4, और इसकी वैल्यू 5। वैसे ही मैं यहां पे भी करता हूं कि अगर आपका मैं यहां पे देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू किसकी हाईएस्ट क्या है, 10 है, तो इसकी वैल्यू 1 2, ठीक है, एंड दिस 3 4 5। तो मैंने क्या किया, एक एक रैंडम वेरिएबल्स को कंसीडर करके सबकी रैंक असाइन कर दिया है बेस्ड ऑन जिसका वैल्यू जैसा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सबसे ज्यादा रैंक मतलब कि 1। ठीक है, सबसे ज्यादा रैंक मतलब कि 1। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे डिफरेंस लेने वाला हूं। डिफरेंस की बात करता हूं, तो d क्या होगा, यहां पे d मुझे दिख रहा है 5 - 5। रैंक के बीच का डिफरेंस देखना है हमें। 5 - 5 इज 0, 2 - 4 इज -2, 3 - 2 इज 1, 4 - 1 इज 3, एंड 1 - 3 इज दिस -2। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में किसका यूज करना है, स्क्वायर के बारे में बात करना है। तो d स्क्वायर 0 4 1 9 एंड 4 करेक्ट है। तो यहां पे मेरे पास ये आ गया। राइट, तो यहां पे मेरे पास पूरा टेबल बन चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, डी डिफरेंस इन रैंक्स करना है, मेरे को समेशन करना है डिफरेंस इन रैंक्स का। तो अगर मैं समेशन देख रहा हूं, अब डी स्क्वायर इज हाउ मच, 0 + 4 + 1 5 9 18, दिस इज 18। ठीक है, इंटू 6 होगा, और n क्या है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है यहां पे, 5। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, वैल्यूज आ चुकी है, तो अगर मैं पुट करता हूं कैलकुलेटर में, फाइंड करता हूं कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप भी मेरे साथ फाइंड कीजिए। 1 - 6 × 18, 6 × 18, ठीक है, 18/5 × 24।
तो कितना आ रहा है ये 0.1। तो यहां पे आ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू R इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, यहां पे R इज इक्वल टू 0.1। तो मैंने यहां क्या किया, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। मतलब कि इन लोग कैसे रिलेटेड है 0.1, मतलब कि ये बता रहा है कि कितने ज्यादा रिलेटेड है इन लोग। तो बहुत ही कम रिलेटेड है क्योंकि 0.1 आ रहा है कोरिलेशन, जितनी कम वैल्यू उतना कम रिलेटेड। और अगर मान लो जीरो के क्लोज है, यहाँ पे अगर 0.1 क्या है, 0 के क्लोज है तो मतलब कि कम रिलेटेड है। अगर ज्यादा आता तो ज्यादा रिलेटेड होता, और अगर एकदम नेगेटिव आता तो एकदम अपोजिटली रिलेटेड होते हैं। तो यहां पे मेरे को ये पता चल गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 0.1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी टेबल को यूज करके आप इस फॉर्मूला से भी ये चीज निकाल सकते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, इट इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे हमारा कोरिलेशन का टॉपिक जो होता है यहां पे कवर होता है। राइट, अब मैं क्या बात करने वाला हूं, रिग्रेशन के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ये पूरा आई होप आपने नोट किया होगा। अब मैं जाने वाला हूं रिग्रेशन की तरफ। तो मैं लिखता हूं टॉपिक रिग्रेशन के बारे में। कोरिलेशन में और कुछ नहीं, बस इतना ही था। हमें मेन फोकस करना था कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिग्रेशन। देखो कॉन्सेप्ट आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आप क्या करें, रिलेट करते हुए चल सके सारे सब्जेक्ट को। तो रिग्रेशन, जैसे कोरिलेशन को बताया क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। रिग्रेशन क्या होगा, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आपके बीच ये x और y के बीच लीनियर रिलेशनशिप होगा तो हम किससे मेजर करेंगे, रिग्रेशन से करेंगे। और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इन रिग्रेशन एनालिसिस व्हाट वी डू, वी फाइंड द अननोन वेरिएबल। तो अगर मेरे पास x और y है और मेरे पास एक अननोन वेरिएबल है, सपोज अगर मेरे पास रिग्रेशन में फिर से दो रैंडम वेरिएबल हैं x एंड y, टू रैंडम वेरिएबल्स आर देयर। तो अगर मेरे पास एक अननोन वेरिएबल है सपोज y और मेरे को x की वैल्यू पता है, तो विद द हेल्प ऑफ रैंडम वेरिएबल x आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल y यूजिंग व्हाट, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पे लीनियर की बात हो रही है, मतलब कि क्या, लीनियर रिलेशनशिप मतलब बात हो रही है यहां पे। मतलब कि क्या, लीनियर मतलब कि क्या होता है, ऑर्डर वन। ऑर्डर वन, दूसरी चीज क्या कि यहां पे लाइंस के बारे में बात करेंगे हम, लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट यहां पे रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मेन लाइन के बारे में बात करना है हमको। तो जैसा कि आपको मैंने कोरिलेशन में दिखाया था, जब ग्राफिकली डिनोट किया था, तो परफेक्ट कोरिलेशन के केस में, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ रहे थे। तो उसी का एनालिसिस करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आएगा, रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। सो रिग्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल यूजिंग नोन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, सो इट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब क्या है, जैसे कि कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहां पे भी क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस होंगे, क्योंकि हमको लाइंस के बारे में डिस्कस करना है यहां पे। ठीक है, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप तो हमको यहां पे लाइंस के बारे में डिस्कस करना है। तो यहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, रिग्रेशन लाइंस, टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो फर्स्ट में लिखता हूं, देयर आर two types of regression lines. फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। सेकेंड लिखता हूं यहां पे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x
ऑन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो रिग्रेशन लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट है मेरा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड सेकंड इज रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, तो अब मैं बात कर रहा हूं वाई ऑन एक्स के बारे में, तो ये कैसा होगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। राइट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो ये किसके फॉर्म का दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पूरे टर्म को मैं एक टर्म में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये हुआ। वैसे ही मेरे पास क्या आएगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y अगर मैं कर रहा हूं तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एक्स वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो y क्या है, x और y क्या है, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। x बार एंड y बार आर नथिंग बट मीन। ठीक है, x बार एंड y बार आर नथिंग बट मीन, तो ये दोनों मीन्स हैं उसके। और वैसे यहां पे अगर मैं दूसरा इस पूरे टर्म को एक कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। राइट, तो मैं यहां पे अगर वैल्यूज लिख देता हूं आपके लिए, तो मेरे पास क्या आया, बी वाई एक्स किसके इक्वल आया, बी वाई एक्स आया मेरे इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये चीज आया। ठीक है, अब वैसे ही मैं यहां पे लिख देता हूं बी एक्स वाई क्या है, ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y। तो हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट का तो आइडिया है r के बारे में। राइट, अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो दो टाइप के रिग्रेशन लाइंस आ गए, मतलब कि y ऑन x मतलब कि क्या, यहां पे मेरे को y नहीं पता है, यहां पे मेरे को x नहीं पता है, और मैं यहां पे y फाइंड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ x, और यहां पे x फाइंड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ y। तो यही हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। लीनियर रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो यहां पे हमको दो नए टर्म पता चले, यहां पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं। यहां पे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो, तो मैंने यहां पे नोट कर दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है क्या, तो बी वाई एक्स है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और फिर बी एक्स वाई क्या है, ये है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। राइट, दोनों की वैल्यूज हमें पता है। तो अब मैं जहां से दोनों की वैल्यूज देख रहा हूं, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करता हूं, तो मेरे पास आ रहा है आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई इंटू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। राइट, तो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब जैसे ही आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखने को मिला मुझे कि बी एक्स वाई इज इक्वल इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू व्हाट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स।
ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है दोनों के बीच में। तो यहां पे क्या पॉइंट लिखूंगा मैं, की पॉइंट में अगर लिखता हूं यहां पे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहां पे BYX और BXY क्या थे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे जिनकी वैल्यूज मुझे पता थी। अब मैंने जब जैसे ही मल्टीप्लाई करके उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आया कि क्या, कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज R इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब यहां पे ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे एक फर्स्ट की पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं मैं। तो ये फर्स्ट की पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट की पॉइंट। यहां पे की पॉइंट के बारे में बात करता हूं, सेकंड की पॉइंट के बारे में यहां पे। ठीक है, सेकंड की पॉइंट क्या होगा कि BXY, अगर मैं यहां पे वैल्यूज लिखता हूं BXY, BYX एंड R will have same sign। मतलब कि अगर BXY, मतलब कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ X on Y is positive, then regression coefficient of Y on X will also be positive and correlation coefficient will be positive। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे। इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ X on Y इज नेगेटिव, या फिर इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो होगा क्या, इस मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का जब मैं रूट लूंगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। और इमेजिनरी टर्म स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी में कहीं भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इमेजिनरी टर्म प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, या तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। और जैसे ही दोनों की वैल्यू होगी, असाइन हो जाएगी, तो वही साइन हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी होगा। इसलिए मैंने यहां पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर दोनों नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फर्स्ट सेकंड। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसकी, सिमेट्रिक रिग्रेशन की। सिमेट्रिक रिग्रेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिग्रेशन। इन सिमेट्रिक रिग्रेशन होता क्या है पता है, इन सिमेट्रिक रिग्रेशन यहां पे लिखता हूं मैं BXY इज इक्वल टू BYX हो जाता है। ठीक है, तो इन सिमेट्रिक रिग्रेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर सेम। ठीक है, तो इन सिमेट्रिक रिग्रेशन वैल्यूज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर सेम। तो यहां पे अगर ऐसा केस होता है, मान लो सिमेट्रिक रिग्रेशन मतलब कि क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, अगर सेम है तो मैं देख सकता हूं R इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये इससे इक्वल हो रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पे R कटेगा। ठीक है, R कटेगा और यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या दिखने को मिल रहा है यहां पे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। राइट, तो यहां पे मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया ये। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इन केस ऑफ सिमेट्रिक रिग्रेशन, इन केस ऑफ सिमेट्रिक रिग्रेशन regression coefficients are same, and as regression coefficients are same, so the variance of random variable x is equal to variance of random variable y। तो यहां पे तीन पॉइंट हमको यहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए कि correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficients, and regression coefficients and correlation coefficients must have same sign, and in case of symmetric regressions
regression coefficients are same, are equal, and so variance of x and variance of y are equal. तो ये 3 पॉइंट हुए. फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करता हूं मैं. फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, ये सब आपके की पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, राइट. तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पॉइंट. तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में थे सारे रिग्रेशन लाइंस. ठीक है, वो सारे रिग्रेशन लाइंस थे, लाइंस को डिनोट कर रहे थे. ठीक है, तो लाइन का जो इक्वेशन था, उन लाइंस का जो इक्वेशंस था, उन लाइन के इक्वेशंस को इन रैंडम वेरिएबल्स का मीन भी सेटिस्फाई करेगा. मतलब कि क्या, कि म्यू एक्स और म्यू वाई, अगर मैं लिखता हूं म्यू एक्स या फिर क्या बोल सकता हूं एक्स बार बोल देता हूं, और एंड म्यू वाई या फिर वाई बार विल सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइन इक्वेशंस. ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार था. तो अब मैं y के जगह y बार लिख दूं तो y माइनस वाई बार 0 हो गया. RHS में अगर x की जगह x बार लिख दूं तो x बार माइनस x बार 0 हो गया. RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब कि क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई. तो मतलब कि ये कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल y विल बोथ सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइन इक्वेशंस. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है. क्यों इंपॉर्टेंट की पॉइंट है? क्योंकि एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको, जिसको मैं डायरेक्टली ऑप्शंस को देख के मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपके मीन को सेटिस्फाई करवा के ही बिना कैलकुलेट किए मीन आपका यहां पे रिग्रेशन लाइंस के मीन सेटिस्फाई करवा के मैं ऑप्शंस को शूट करूंगा, राइट. तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया कि मीन्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विल सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन. अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करता हूं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि देखो, अब ये क्या है, पॉइंट्स है. ये कैसे है, एक लाइंस है. रिग्रेशन अगर लाइंस है तो इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल्स फॉर्म होगा. उस एंगल्स को अगर मैं बोलूं कि लेट द एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस बी थीटा. थीटा से डिनोट कर रहा हूं दो रिग्रेशन लाइंस का एंगल को. ठीक है, थीटा से डिनोट कर रहा हूं दो रिग्रेशन लाइन के बीच के एंगल को. तो उनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस कोरिलेशन कोफिशिएंट स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. ये ठीक है, तो ये चीज हो गया. राइट. तो अगर मेरे को दो रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, दो रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को यूज करूंगा. अब इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूं. कि जैसा कि मैंने बोला कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 या 0 के इक्वल हो सकती है, प्लस माइनस 1 या 0 के इक्वल हो सकती है. तो सपोज फर्स्ट केस में लेता हूं, नो कोरिलेशन के केस में. ठीक है, नो कोरिलेशन के केस में क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, राइट. तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, केस 1 यहां पे लिख रहा हूं. नो कोरिलेशन के केस, नो कोरिलेशन के केस में, नो कोरिलेशन के केस में क्या हो रहा है, r इज इक्वल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होने वाली है. ठीक है, अब जैसे ही मैं r को 0 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर हो गया 0. डिनोमिनेटर 0 हुआ मतलब कि क्या, ये पूरा का पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, इन्फिनाइट के. मतलब कि क्या, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनाइट. ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज.
सो मैं क्या लिख सकता हूं, इन केस ऑफ नो कोरिलेशन, in case of no correlation, that is if correlation coefficient is equal to 0, then the angle between the regression lines is equal to 90 degrees. सेकेंड केस में लिखने वाला हूं यहां पे केस 2 के बारे में, ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन के केस में परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बात करता हूं। परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बात करता हूं, मतलब कि क्या, R इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। अगर R की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो रही है तो यहां पे क्या दिख रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो R की वैल्यू को प्लस माइनस 1 पुट करने से 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, राइट। तो यहां पे मेरे को क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू 0, मतलब कि रिग्रेशन लाइंस जो होंगे ना वो क्या हो गया, रिग्रेशन लाइंस आर कोलिनियर, एंड यहां पे क्या हुआ, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर बोलता हूं। ठीक है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर इन केस ऑफ नो कोरिलेशन दैट इज R इज इक्वल टू 0 के केस में, एंड इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन रिग्रेशन लाइंस आर कोलिनियर। तभी आपको क्या देखने को मिला था, जब मैं ग्राफ ड्रॉ किया था तो एक सिंगल लाइन दिखी थी मुझे। एक सिंगल लाइन क्यों दिखी थी, क्योंकि वो दोनों रिग्रेशन लाइन थे, कोलिनियर थे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किसका, रिग्रेशन का भी कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों कंप्लीट हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, राइट। और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड थे, जो थोड़े से प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। अब बस क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की ओर। तो ये हमारे सामने 3 न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y वेयर द लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर। ठीक है, तो मतलब मेरे पास रिग्रेशन लाइन गिवन है, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइंस कैसे गिवन है, ये और ये, तो 2 रिग्रेशन लाइंस गिवन है अगर मेरे पास, तो मैं उसको लिखता हूं पहले अच्छे से। ये फर्स्ट एंड x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। तो 2 रिग्रेशन लाइंस मेरे पास गिवन है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, फाइंड करने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज व्हाट, R इज इक्वल टू BYX BXY, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो अब मैं देख सकता हूं कि मुझे बस BYX और BXY फाइंड करना है यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, राइट, तो अगर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x 2x इज इक्वल टू 9y माइनस 6, ठीक है। मैं 9y को इधर लेके माइनस 6 हो गया, तो x क्या है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9/2 y माइनस 3, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन a हो गया, ठीक है। इसको मैं लेता हूं a। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं, ये वाला पोर्शन ये मेरा क्या है, ये मेरा BXY है, मतलब कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब मैं क्या देख रहा हूं, इक्वेशन 2 से x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे सॉरी, ये y के टर्म्स में होना चाहिए हमारा। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज BYX इज इक्वल टू हाउ मच, BYX मेरे पास आ रहा है 1/2, ठीक है। तो BYX भी मेरे पास आ गया। तो अब मैं अगर इसमें पुट करता हूं वैल्यूज को, तो R कितना आ रहा है मेरे पास, 1/2 इंटू 9/2 विच इज हाउ मच, 3/2, ठीक है। तो क्या मेरे पास ऑप्शन सी है, सही, राइट। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है भाई, क्योंकि हमको पहली बात तो ये अच्छे से पता है कि आपका जो R है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो उसका रेंज क्या है, 1 से -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो ये चीज हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर ये केस देख रहा हूं मैं कि -1 से 1 R है, तो पहली बात तो ये कि C को तो मेरे को पहले ही इग्नोर कर देना था, क्योंकि ये 1.5 हो जा रहा है। वैसे ही ऑप्शन डी भी गलत हो जा रहा है,
ऑप्शन डी भी गलत हो जा रहा है, मतलब कि बी या फिर ए में से कोई सही आंसर होगा। अब मेरे पास जो इक्वेशंस गिवन है, मैंने हो सकता है कि रीअरेंजिंग गलत किया है, मतलब कि मैंने इक्वेशंस को बी एक्स वाई और बी वाई एक्स यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस निकाल दिया है। मतलब कि अगर मैं अब इस इक्वेशन से मैं बी एक्स वाई निकाला था, अब इसके जगह मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से मैं बी वाई एक्स निकाल के देखता हूं तो कितना आता है, राइट। तो मैं यहां पे फिर से एक नया सॉल्यूशन करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, बी वाई, इससे मैं अब 9y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, दिस इज हाउ मच, y इज इक्वल टू 2/9 प्लस 3/2/3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास b/x। अब अगर मेरे को इससे निकालना है अपना x, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ठीक है, 2y माइनस 1, तो दिस इज हाउ मच, इससे अगर मैं निकाल रहा हूं तो बी एक्स वाई कितना आ रहा है मेरे पास, 2। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों आ गया, तो अब मेरे पास r कितना हो रहा है, r मेरे पास हो रहा है 2 इंटू 2/9, दैट इज हाउ मच, 2/3। दिस इज व्हाट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर रिग्रेशन लाइंस गिवन है तो अब डैम श्योर ये चेक करें कि वो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो हमारा -1 से 1 के रेंज में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर आपका -1 से 1 के बीच लाई नहीं कर रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आप क्या करोगे, आप इक्वेशंस को रीअरेंज करोगे और दूसरे इक्वेशन से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालोगे। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। अब मैं बात करने वाला हूं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रिग्रेशन लाइन हैज स्लोप ऑफ 8, स्लोप ऑफ 8 गिवन है। तो मैं यहां पे सेकेंड क्वेश्चन को लिखता हूं। ठीक है, तो मेरे को क्या बोला जा रहा है, स्लोप ऑफ 8 मींस व्हाट, अगर मेरे को स्लोप ऑफ 8 गिवन है और इंटरसेप्ट कितना गिवन है, 3, तो देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज दिस मच। अब मैंने क्या बोला था कि ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका रिग्रेशन लाइंस है, रिग्रेशन लाइन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि रिग्रेशन लाइंस भी क्या है, एक्चुअल में लाइंस ही है और वो y इज इक्वल टू mx प्लस c को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मेरे को c गिवन है 3 एंड m गिवन है 8 और मुझे क्या बोला जा रहा है, द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 8। ठीक है, देन द मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मीन क्या है इसका। अब मैंने आपको एक और चीज क्या बोला था, पॉइंट में लिखवाया था कि रिग्रेशन लाइंस के, जो रिग्रेशन लाइंस होते हैं वो जितने भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स आएंगे x एंड y, उनके मीन्स रिग्रेशन लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मीन्स ऑफ रैंडम वेरिएबल विल सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, तो यहां पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे y बार और x बार लिखता हूं तो भी ये जो मीन है वो सेटिस्फाई करने वाले हैं अपने इस रिग्रेशन लाइंस को। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे कि y बार इज इक्वल टू mx बार प्लस c, वेयर y बार इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल y एंड x बार इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, तो अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो मेरे को क्या बोला गया था, x बार इज इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेरे पास मीन गिवन है दैट इज 8। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का कितना हुआ, मीन 8 इंटू 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 67। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर डी। यहां पे मेरा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को बस बेसिकली इसीलिए चूज किया क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था कि इन केस ऑफ रिग्रेशन लाइंस
द मीन्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइन। तो कभी भी आप मीन देखेंगे तो आप रिग्रेशन लाइन के इक्वेशंस में उसको पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, पर मैं उसको ना शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। कैसे? देखो मेरे पास टू रिग्रेशन लाइंस कोफिशिएंट, टू रिग्रेशन लाइंस गिवन है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, EX फाइंड करो, EY फाइंड करो और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करो। ऑप्शंस भी मेरे पास गिवन है, ऑप्शंस भी मेरे पास गिवन है। अब अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं, X और Y देख रहा हूं, रिग्रेशन लाइंस को अगर मैं नोटिस कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये मेरे को दिख रहा है BXY। तो यहां से मैं देख सकता हूं BXY इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 0.87। अब Y क्या है, 0. ठीक है, तो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, BYX इज इक्वल टू माइनस 0.50। ठीक है, तो अगर मेरे पास BXY और BYX पहले ही आ गया तो मैं इन दोनों से क्या निकाल सकता हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो गया, माइनस 0.87 ठीक है, माइनस 0.7 इंटू माइनस 0.5। अब मैंने क्या की पॉइंट में आपको लिखवाया था कि अगर BXY या BYX में से कोई एक भी नेगेटिव है तो क्या होगा कि हमारा एक अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, मतलब कि इमेजिनरी टर्म आएगा। तो और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में कभी भी इमेजिनरी टर्म नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या कि BXY और BYX का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर BXY नेगेटिव है तो BYX भी नेगेटिव होगा, और अगर BXY पॉजिटिव है तो BYX भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव, अगर यहां पे नेगेटिव दिख रहे हैं, अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो मैंने आपको एक और तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप ऑप्शंस अगर मैच करोगे ना तो माइनस 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 माइनस, तो मतलब कि हमारा ऑप्शंस भी हमको क्या बता रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो यहां पे क्या आने वाला है, माइनस साइन। ठीक है, तो ये अंदर रूट के अंदर भले ही पॉजिटिव आएगा, रूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट आउटसाइड कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होगा वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि BXY एंड BYX आर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना दिख रहा है, ये वैल्यू, ये मुझे दिख रहा है 0.87 इंटू 0.5 इज हाउ मच, 0.659। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है R इज इक्वल टू 0. दैट इज विथ माइनस साइन, माइनस 0.659। सो इट इज ऑप्शन नंबर A और B। तो ये ऑप्शन नंबर A और B हो सकता है, पर C एंड D हमारा यहां पे एलिमिनेट होता है। ठीक है, C एंड D मेरा एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो मैं बस यहां पे क्या निकाला, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला। अब मेरे को अगर यहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया है और मैं दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुका हूं, तो मैं A और B में से कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करूंगा। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विल सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइंस। तो अब देखो यहां पे मेरे पास क्या गिवन है, ये क्या है, EX है, मतलब कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल X, दिस इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल Y, और ये भी क्या है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल X एंड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल Y। तो अब अगर मैं डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से जाऊं, मतलब कि डायरेक्टली ऑप्शंस को मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूं और चेक करूं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं A और B में से कोई एक को। तो अगर मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, डायरेक्टली ऑप्शंस को लगाने वाला हूं। तो यहां पे देखो 15.9 लेता हूं मैं, 15.9 ले रहा हूं अगर EX की वैल्यू को, EX की वैल्यू को अगर 15.9 ले रहा हूं तो 90, दिस गोज 19.13। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या बोलने वाला हूं कि आपका जो ये X बार है वो होगा 19.13 माइनस 0.87 Y बार, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए आपका Y बार इज इक्वल टू 11.64 माइनस 0.5 X बार। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे चेक कर रहा हूं 19.13 माइनस 0.87 इंटू 15 इंटू 3.69,
तो ये में कितना आ रहा है 15.9, दैट इज ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए मेरा सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस रिग्रेशन लाइंस को। और अगर मैं ऑप्शन बी की तरफ जाता हूं, ऑप्शन बी को अगर चेक करता हूं, तो अगर मैं y बार की जगह इक्वेशन 1 में, दिस इक्वेशन 1 में y बार की जगह 0.5 रख रहा हूं, तो मेरा x बार आना चाहिए 0.87। तो देखो 19.13 माइनस 0.87 इंटू 0.5, तो ये 18.695 आ रहा है मेरे पास। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, अब अगर मैं उसमें भी चेक करता हूं, एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, तो y बार अगर मैं उसमें चेक कर रहा हूं तो 11.64 माइनस 0.5 इंटू 0.87 कर रहा हूं, तो भी मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 11.2। सो दिस ऑप्शन बी इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो मैंने यहां पे क्या किया, सिर्फ हिट एंड ट्रायल से बता दिया कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैंने बस यहां पे क्या निकाला, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट, सेकंड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को चूज किया कि मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स विल सेटिस्फाई देयर रिग्रेशन लाइंस। तो यहां पे रिग्रेशन लाइंस को डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से मैंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको जनरल अप्रोच से जाना होता, तो EX और EY कैसे निकालते आप, सिंपली x गिवन है तो EX कैसे निकालते थे हम, दिस फंक्शन EX वाज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट x fx dx। ठीक है, तो आप क्या करते, इस पूरे फंक्शन को लेते और इस पूरे फंक्शन को लेते और y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देते। ठीक है, ये वाला y के साथ होता और ये वाला x के साथ होता। तो मतलब यहां पे fx क्या है, यहां पे fx है आपका x इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 11.64 माइनस 0.5 x dx। ठीक है, तो इससे ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ये मैं अप्रोच को सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये वैसे लेंथी हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी तक हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन से ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं है और जितने भी आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट होता है। अब हम जाने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की ओर। ठीक है, तो अगर आप यहां तक कर रहे हो तो आप बहुत सही रास्ते में चल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.